जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। विकास किसी भी देश की, किसी भी समाज की प्रकृति और प्रवृत्ति है। दुनिया विकास की तरफ बढ़ रहा है। हिंदू धर्म संस्कृति में भी संस्कारों को विकास के साथ ही जोड़ा गया है। आज हम विकास और विकास की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सामाजिक और आर्थिक मामले के एक्सपर्ट श्रीमान प्रणय कुमार जी हमारे बीच हैं। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणय जी, विकास की जब बात होती है या विकास के अवधारणा की जब बात होती है तो स्वाभाविक रूप से मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर विकास क्या है। धन्यवाद। देखिए, विकास का जो प्रारूप है वो सर्वांगीण विकास है जी। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक भी हम कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं उस बीच में। तो जब तक कि हम इन सब चीज़ों को एक साथ नहीं लेते हैं तब तक विकास संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी एक सेक्टर को लेते हैं कि भाई जैसे आप लें, बड़े बड़े इंडस्ट्री आते हैं जी, तो उसमें कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों पर भी सामाजिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक प्रभाव पड़ता है। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो उस क्षेत्र में अगर कोई भी इंडस्ट्री आता है या कोई भी माइनिंग सेक्टर हो या प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, तो कैसे उस जगह का, उस गांव का एक समृद्ध और सभी लोग उसमें भागीदार हों, तभी उसको हम विकास का रूप दे सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि विकास की अवधारणा हम उस चीज़ पर एस्टैब्लिश करें जहाँ पर स्टेक होल्डर जो हैं वो सब हों, स्थानीय से लेकर के बाहरी तक। हाँ, जो पूंजी लगाता है वो भी स्टेक होल्डर हो, हाँ, और जो स्थानीय लोग हैं वो भी उसके स्टेक होल्डर हो। जी, तो विकास की अवधारणा का मतलब सिद्ध होता है। जी जी, देखिए, कोई भी विकास होगा या जिस भी मॉडल को हम अपनाएं, पहली बात तो ये है कि वो इर्रिवर्सिबल होना चाहिए। वो कोई एक समय के लिए विकसित होगा, ऐसा ये विकास नहीं हो सकता है। जी, जब तक हम विकास में परिपक्वता नहीं लाते हैं, जब तक हम ये नहीं करते हैं कि हाँ भाई, वहाँ अगर हमारा एक कंपोनेंट है कि शिक्षा, जी, जी, रोजगार, जी, घर, जी, क्योंकि आप देखें तो विभिन्न आंकड़े उसमें लोग करते हैं, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार करीब 55% लोग हिंदुस्तान में अभी भी होमलेस हैं, भूमिहीन हैं। बड़ी भूमिहीन है और घरहीन है। हाँ, जिसकी वजह से आपका प्रधानमंत्री आवास योजना एक आया। तो ये एक कंपोनेंट है विकास का, क्योंकि लोग तो रहेंगे ही। कोई अगर हम उनको कहते हैं उपवेशी हैं या इनक्रोचर कहते हैं, स्क्वाटर्स कहते हैं, लेकिन वो क्यों हैं? क्योंकि वो भूमिहीन हैं या होमलेस हैं। और इसमें भी है कि ये बेसिक आधारभूत संरचनाएं हैं जिनको हर एक व्यक्ति को ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को रहने की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को शिक्षा की ज़रूरत है, हर एक व्यक्ति को खाने की ज़रूरत है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो अनगढ़ा जैसे कॉलोनियाँ बन जाती है बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे, जिसको गंदी बस्ती के नाम से जानते हैं, तो वो सारे के सारे जो इनक्रोच कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल इशू है। विकास की अवधारणा का सही दृष्टिकोण से स्थापित नहीं होने के कारण इस प्रकार का हुआ है। जी, अगर आप देखेंगे तो कहीं भी अगर हम आपके पहले प्रश्न पर जाते हैं कि हमारा क्या विकास की अवधारणा क्या हो, क्या दिशा और दशा हो, तो मैं
फिर अपने बात को रखना चाहूँगा कि जब तक हम सर्वांगीण विकास नहीं करते हैं और इर्रिवर्सिबल नहीं करते हैं, ये नहीं कि वो सामयिक है फिर वो ख़त्म, सारा जो भी वहाँ के लोग हैं वो फिर वापस उसी स्थिति में आ गई। तो जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम किन किन प्रभावों का आकलन करके तब हम उस विकास उसको हम लागू करें। अब ये माइक्रो लेवल पर हो गया, अब हम मैक्रो लेवल पर जाते हैं जी। तो अगर देश में हम देखें तो हमें पहले तो इंडिकेटर्स बनाने होंगे इन्हीं मूलभूत 4 बातों पर कि हमारा शिक्षा, राजनैतिक, आवासीय और बौद्धिक। तो आप देखेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि लाइवलीहुड, वो सब पेरिफेरल हो जाएगा। अगर हम इन चीज़ों का विकास करते हैं तो बाकी सब पेरिफेरल है और वो इनके विकास के लिए वो ज़रूरी है, तो वो सब स्कीम हो सकता है। लेकिन अगर हम विकास की बात करते हैं और देश के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम इन 4 इंडिसेस पर किसी भी प्रोजेक्ट का आकलन करें। जी। क्योंकि आज के समय में क्या हो गया है कि हम है सो किसी माने स्थान के विकास की बात करने लगते हैं और माइक्रो से मैक्रो जाना है या मैक्रो से माइक्रो आना है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि अगर हम माइक्रो से मैक्रो जाना चाहते हैं तो हमें वैसे जगहों को चिन्हित करना होगा जो इन पैरामीटर्स में पिछड़े हुए हैं, और मैक्रो से माइक्रो आते हैं तो हम है सो पूरे देश के लिए एक नीति बनाते हैं और जो विभिन्न राज्य हैं, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है विथ यूनिटरी इन नेचर, हर एक राज्य का सामाजिक और आर्थिक जो प्रभाव है वो अलग है, सांस्कृतिक अलग है, लोगों की इच्छाएं और अपेक्षाएं अलग हैं जी। तो अगर हम विकास की परिभाषा को मैक्रो लेवल पर लेते हैं तो सिर्फ नीतिगत हो सकता है जी। और अगर हम नीतिगत फैसला ले लेते हैं कि ठीक है, अगर हम कोई भी विकास की बात करेंगे, चाहे वो हम कृषि विकास की बात करते हैं, ग्रामीण विकास की बात करते हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन चारों मूलभूत जो हैं इंडिकेटर्स, उन इंडिकेटर्स पर इसका क्या रोल रहेगा। अच्छा प्रणय जी, एक चीज़ और है कि ओवरऑल जो हमारी कंट्री है वो एग्जिस्ट करता है ये सारी की सारी चीज़ें। देखिए, अगर नहीं करता होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं रहते। आप 1947 की स्थिति देखिए और 2023 की स्थिति देखिए। अब दर पर एक अलग डिबेट है कि ये क्या दर होना चाहिए था, लेकिन आप देखेंगे कि विकास तो हुआ है और निरंतर होता ही, ये प्रकृति का नियम है। विकास में हमने कहीं कहीं विनाश भी किया है, कहीं कहीं आप ये देखेंगे कि लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध भी रहा है, लेकिन आखिर क्यों हम कहीं न कहीं इन इंडिकेटर्स को भूल जाते हैं। और चलिए अगर दर की बात करते हैं कि 47 का जो एक दौर था, जवाहरलाल जी का, फिर इंदिरा जी का दौर आया, फिर सोशलिस्टों का दौर आया, दर की बात करते हैं तो उसमें भी डेवलपमेंट हुआ है क्या? देखिए, हमारा मानना है कि हुआ है जी। अगर कुछ सालों को छोड़ दें, अगर कुछ सालों को हम छोड़ देते हैं, जैसे हमारा जब प्लान हॉलिडे हुआ था फेमीन के बाद 66-67 की बात करते हैं जी। या 75 से 80 की बात करते हैं, तो हमारे दर उसको
अब विकास में सबसे बड़ी आवश्यकता है राजनीतिक स्थिरता की। अगर स्थिर राजनीति नहीं रहेगा, क्योंकि विकास सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर विदेशों से क्या हो रहा है, विदेश से कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विदेश से हमारे ह्यूमन इंडेक्सेस में इनपुट्स कितने आ रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी आ रही है, हमारी टेक्नोलॉजी विदेश में कितनी जा रही है, ये सब इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के। अगर हम सिर्फ आर्थिक विकास की बात करेंगे तो वो कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो बहुत ही ग्लोबल एनवायरनमेंट से चलता है। अब देखिए बाकी जगहों में रिसेशन चल रहा है जी, लेकिन हम अभी भी विकास दर में बढ़ोतरी कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये बड़ा मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि जैसी दुनिया के जो बड़े बड़े, जिसको किसी इकोनॉमी को हाथी कहा जाता था, किसी इकोनॉमी को बाज कहा जाता था, देखिए ऐसा है कि जब एक ड्रैगन इकोनॉमी है, तो ऐसे संपूर्ण विश्व में एकाएक जो भारत का जो डेवलपमेंट का जो कंडीशन है, वो भी कोरोना जैसे महामारी के बाद, तो ऐसा कैसे मतलब संभव हो पा रहा है? देखिए इसी के लिए मैं कहा कि जब 47 की स्थिति से हम लोग अगर जो 4 पैरामीटर्स की बात मैं कर रहा था, तो हमारे सभी पैरामीटर्स में हमने अपना विकास किया। पहला तो ये हो गया। दूसरा कारण है राजनीतिक स्थिरता। अभी आप देखेंगे तो केंद्र स्तर पर या विभिन्न राज्यों में भी, कुछ राज्यों को छोड़ दें तो स्थिरता है। तो और जो हमने अपना शैक्षणिक विकास किया, जिससे विदेशों में लोग हमारे यहाँ से गए, हमारी टेक्नोलॉजी जा रही है, या कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा, जैसे कि रसिया से तेल लाना। तो सवाल यह है कि आप अगर अपने राष्ट्र को विकास की बात करते हैं तो थोड़ा सा व्यक्तिगत होना होगा, जिसको और निर्णय भी ठोस होनी चाहिए। हाँ, निर्णय भी ठोस होनी चाहिए, जिसको हम थोड़ा अंग्रेजी में उसका बड़ा नेगेटिव वर्ड है सेल्फिश होना। लेकिन अगर हम वो नहीं होते हैं तो सभी रहे हैं। अगर आज थोड़ा छोटा सा उदाहरण इससे हटके कि अगर हम पर्यावरणीय असुरक्षा की बात करते हैं तो किसने इसे ज़्यादा दूषित किया है? रियो समिट में भी ये बात हुई थी, किसने दूषित किया? दे शुड पे मोर। तो स्थिति यह है कि हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। हम उसी को रिफाइन करके उन्हीं देशों को दे रहे हैं जो कि वो रसिया से ट्रेड संपर्क में नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ग्लोबली जो सिस्टम चल रहा है, मॉडल जिसको कहते हैं, आप तो काफ़ी अध्ययन करते रहे हैं ऐसे बिंदुओं पर। तो ग्लोबली जैसे विकास की अवधारणा में होता है कि ये चीज़ डिमोलिश कर दो, या यहाँ से लोग को रिप्लेस कर दो, या डैम बनाना है तो यहाँ से हटा दो। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है, और विकास में कहीं ना कहीं वो स्टेक होल्डर नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए वर्तमान जो सरकार है या हमारी सरकारें जो हैं, वो कितना हद तक के इस काम को कर रही है या इसको सॉर्ट आउट कर रही है? देखिए ऐसा है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट लेवल की बात करते हैं, प्रोजेक्ट लेवल की ही बात, तो प्रोजेक्ट लेवल में क्या होता है कि कोई भी आएगा तो विस्थापन होगा। जी बिल्कुल। अब है कि विस्थापन का प्रभाव, जिसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि भाई उसका क्या सोशल कॉस्ट है और उसका क्या सोशल बेनिफिट है। अगर हम इसका आकलन शुरू में ही कर लें तो एक तो विरोध कम होगा। दूसरा, विरोध के 3-4 कारण होते हैं। एक होता है जो बाह्य शक्ति के द्वारा, विदेशी ताकतों के द्वारा करवाया जाता है, साफ कहिए। हाँ, विदेशी ताकतों के तरह, माने हम उसको कहते हैं आउटसाइड लीडरशिप है। जी बिल्कुल। अब उसमें विदेश इन्वॉल्व है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ आउटसाइड लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा कि हमारे यहाँ जो ज़मीन है
जी क्योंकि हम इतिहास को भूल नहीं सकते। जमींदारी सिस्टम था, मनसबदारी सिस्टम था, जी उससे पहले अलग सा सिस्टम था। तो अगर हम देखें तो हमारा सिस्टम जो, चूँकि हर एक चीज़ में आप जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं, जी तो हमारे पास जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड पहली बार अंग्रेज़ों ने बनाया और अभी भी हम उसी को मान के चल रहे हैं। वही एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसी को मानते हैं। और जो तरीका है वो अभी भी जो टोडरमल का अकबरनामा का था, अभी भी हम करते हैं, सिकड़ से नापो, अभी भी हम जरीब से नापते हैं, जरीब है, बिल्कुल बिल्कुल, डिसमिल में है, अभी भी हम एसआई सिस्टम पर कन्वर्ट नहीं हुए। दूसरा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और हम लोग बने, तो उसके बाद हमारे जो लैंड टेन्योर सिस्टम था उसमें हमने कहीं बदलाव किया नहीं। जी हमने सिर्फ कर दिया कि एमिनेंट डोमेन गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, एमिनेंट डोमेन होगा, लेकिन जो 200 साल से रह रहा है, कोई 500 साल से, उन्हें पुष्ट दर पुष्ट वहीं रह रहा है। अगर झारखंड की बात करें तो खुटकटी राइट है, जोधपुर राइट है, बहुत सा राइट है। तो दिक्कत ये होती है कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का आकलन, कि क्या प्रभाव होगा, और उनको भी एक स्टेक होल्डर बनाना होगा। उनको जब तक आप भागीदार नहीं बनाएंगे इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा। दूसरा कि हम ये मानते हैं कि हमने ज़मीन ले ली, जी ठीक है, कोई लेता और देता नहीं है, आप उस ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। अब तक वो खेती में उपयोग करता था, आज आप इंडस्ट्री लगा दिया आपने। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कृषि दर को बढ़ाना होगा, क्योंकि आप ये देखें कि उसकी आवश्यकता की बात मैं करता हूँ कि प्रति एकड़ कृषि में 5 से 5.5 एम्प्लॉयमेट है लोगों का, और अर्बन एरिया में 32 का है, एक मतलब रफ आंकड़ों में। यानी कृषि एक एकड़ के कृषि को माने खेती करने के लिए 5.5 आदमी की आवश्यकता है। अच्छा, ठीक। और हम 300 दिन मान के चलते हैं रोजगार को, और अगर हम उसी एक एकड़ में अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो 32 आदमी का है। तो और आप ये देखिए कि करीब 66% है हमारा कृषि आधारित, और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन 16% है। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या कितने 3,30,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है। अगर थोड़ा हम स्पेसिफिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतना ही है करीब। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जैसे कृषि है तो कृषि में 66% जमीन इन्वॉल्व है, और उसमें जो हमारा जो डेवलपमेंट का जो रेशियो है वो मात्र 16% है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% कंट्रीब्यूशन मात्र 16% है। तो ये काफ़ी बड़ा गैप है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कृषि नीति में एक बदलाव चाहिए जी, कि आप किस तरह से एग्रीकल्चर के सेक्टर को मजबूत करें, इनपुट को कैसे कम करें और आउटपुट को ज़्यादा करें। विकास का एक ये मॉडल हो सकता है। हाँ, तो अगर आप सामाजिक आर्थिक प्रभाव निकाल रहे हैं किसी यूनिट का, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। आपको लोगों को बताना होगा कि आपके आय में कृषि से भी कमी नहीं आएगी। आप उन्नत कृषि कीजिए, मल्टीपल क्रॉपिंग कीजिए, किसी तरह का कीजिए। अच्छा, दूसरा एक और प्रश्न बनता है डेवलपमेंट वाले इशू में ही, कि ये जो पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी होती है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए, पहली बात है कि पर्यावरण से हमको खिलवाड़ नहीं करना है। ठीक है, हमें तो फिर रास्ते नहीं बन पाएंगे, फैक्ट्रियां नहीं लग ऐसा पाएगी। नहीं है, हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है और इतना वेस्टलैंड है,
देखिए, पर्यावरण का कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं होता है, पहली बात। दूसरा कि हमें टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है और उसको यूज़ करना है। सिर्फ मजबूत नहीं करना, उसको यूज़ भी करना है। यूज़ करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो दूसरे जगह पर से दिल्ली में वो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उसको है सो हमको उत्तराखंड में भी करना है। नहीं, एक इसमें एक बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जैसे कोयला है, जैसे आयरन ओर है, तो जंगल भी है वहाँ, तो उसको हम अगर खोद करके निकाल लेते हैं तो फिर जंगल तो कटेंगे ही ना। उसके लिए कौन सी समस्या? देखिए, ऐसा है कि जब भी हम पेड़ काट, पहली बात कि ये समझने वाली बात है कि हम कोई भी माइनिंग ऐसा नहीं करते हैं कि बस पूरे क्षेत्र में एक बार माइनिंग कर लेते जी। हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने 5000 पेड़ यहाँ पर से काटा और माइनिंग किया। माइनिंग करने में करीब 2 साल लगेंगे। तो ये 5000 पेड़ में कम से कम 2/3 हम रोप करके उसका 10 गुना लगाते हैं, तो उसको लगाएं और उसको बचाएं। अब इसमें भागीदारिता की बात मैं बताता हूँ कि अगर वो गांव वाले को ही दे दिया जाए कि भाई तुमको हम एक पारिश्रमिक भी देंगे, तुमको इसको बचाना भी है और लगाना भी है, बचाना भी है, और एक के जगह 10 लगाएं जी, और कुछ को ट्रांसप्लांट करें, और जब यहाँ पर आपका माइनिंग ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आप लगाएं। हम लोग क्या करते हैं कि बस उसको वन ऑफ अफेयर करते हैं कि ठीक है, हम 50,000 पेड़ काटेंगे, 5 लाख पेड़ लगा देंगे। ऐसा नहीं है। आप जितना ज़रूरत है उतना ही काटिए और उसको उसी से लगाइए जी, और उसको भागीदारिता के समक्ष लगाइए। तो ये जो 2-3 विषय अभी हमने चर्चा किया, तो इन 2-3 विषयों में से कुछ सुधार हुआ है आए दिन? देखिए, पहला सुधार ये हुआ है कि लोग अब समझने लगे हैं कि पर्यावरणीय सुरक्षा भी एक सुरक्षा है। जैसे खाद्य सुरक्षा है, वैसे पर्यावरणीय सुरक्षा है। तो लोगों को ये समझ आने लगी है। जी, ठीक है। हमारा तो नहीं, लोगों को समझ आने लगी, सरकारें, क्योंकि आप काफ़ी उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार को भी समझ में आने लगा है, और 2006 से ही जब MOF का गाइडलाइन आया था, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, एनवायरमेंट मिटिगेशन प्लान बनता है जी, अब लोगों को समझ गया ये भी आ गया है कि ये मैनेजमेंट प्लान जो है सिर्फ प्लान नहीं है, इसको हमको इम्प्लीमेंट भी बहुत ही सुचारू रूप से करना होगा और सिर्फ कागजी नहीं करना होगा। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिनों तक हम लोग इसको टालते गए हैं। अब हम कुछ जगहों पर देख रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसलिए लोगों के समझ में आ गया है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या निजी कंपनी हो या लोग हों, सबको ये समझ में आ गया है। उसका वो दूसरा पक्ष जो है डेवलपमेंटल इशू जो है, हाँ, कि भाई ऐसा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा भी विकास का एक इंडिकेटर है। बहुत अच्छा। अब लोगों को भी समझ में आ गया है। अब है कि थोड़ा समय लगेगा, अगर हमने उसके साथ खिलवाड़ किया है तो थोड़ा तो समय लगेगा उसको करने का। बहुत जगह पर आप देखें कि अब जैसे पहले कंक्रीट जंगल हो रहा था, अब इको हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जहाँ पर कि बहुत एजेंसियां हैं जो इस बात को रिसर्च कर रही हैं कि हम कैसे कंक्रीटिंग को कम कर सकें। अच्छा, वर्तमान दौर में प्रणय जी एक चीज़ और है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसमें कितना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? देखिए, बहुत अगर हम कुछ आंकड़ों को देखते हैं तो हमारे कितने स्कूल थे सन 1947-48 में, आज कितने स्कूल हैं? स्कूल कॉलेज तो बढ़े हैं। तो देखिए, वही मैं कहा ना कि स्तर में क्या सुधार। भाई पहले तो पढ़ नहीं रहा था, बहुत लोग थे जो वंचित थे कि आप स्कूल जा नहीं सकते हैं, अवेयर भी नहीं थे। बहुत लोगों का था कि हम लोगों के लिए स्कूल नहीं है, सामाजिक परिवेश ऐसा था, बहुत लोगों का ये मानना था कि स्कूल कॉलेज हम लोगों के लिए नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आज के समय में लोग पढ़ रहे हैं, हम दर पर नहीं जाते हैं, हम लेकिन पढ़ इसलिए रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं लोग। दर पर इसलिए नहीं जाते हैं कि दर का ऊपर नीचे होना 50-60 साल 70 साल बहुत समय नहीं हुआ है। अच्छा, हम कंक्लूड करेंगे विकास की अवधारणा से के संबंध में चंद शब्दों में अपने दर्शक को क्या बता सकते हैं आप लोग? मैं तो वही कहूँगा कि भाई विकास का मतलब है कि सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक रूप से समृद्ध होना और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होना, परिपक्व होना। परिपक्व होना, इर्रिवर्सिबल। ये नहीं कि हम पढ़ लिए तो हमारे घर में हम नहीं, सब। बहुत अच्छा हम लोगों ने ये चर्चा किया कि विकास का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल विकास करे, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उसी प्रकार समाज में भी है आर्थिक, सांस्कृतिक और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करें। ऐसे सर्वांगीण विकास को ही हम विकास मानेंगे और पर्यावरण से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित सारे तथ्यों पर समान दृष्टि से सोचने की ज़रूरत है और पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में इस पर बहुत काम हो रहा है। धन्यवाद, हमारे बीच प्रणय जी आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही इस विषय को लेकर के हम लोग फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार। जोहार।